काजी फाइज ईसा साहब को कौमी असम्बली में कौन लेकर आया था, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आज के वीलॉग में हम इस मिस्ट्री को क्लियर करेंगे और उसके बाद क्या पीटीआई और पीडीएम के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और ये मुज़ाकरात किससे स्टार्ट किए थे और अब इसका दूसरा फेज़ क्या होगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और तीसरा, क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे, और इसमें भी हम आज के वीलॉग में आपको बताएंगे क्योंकि वहां पे भी एक पेशरफ्त हुई। कल जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को दुनिया ने, लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने और तमाम सियासी जमातों ने पार्लियामेंट में देखा और वो आसिफ अली जरदारी साहब के बिल्कुल साथ बैठे हुए थे, तो सब लोग हैरान रह गए क्योंकि ये वाकया पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है कि कोई सीनियर तरीन जज और उसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ हो और वो आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस भी बनने वाले हों, वो ट्रेजरी बेंच यानी गवर्नमेंट के बेंचों पर बैठे हों और बिल्कुल साथ उनके आसिफ अली जरदारी साहब कंधा से कंधा मिला के बैठे हों। तो ये एक अजीब सा वाकया था और इससे जिसने भी देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और सब लोगों ने कहा कि ये काजी साहब को क्या हो गया, ये क्यों पार्लियामेंट के अंदर आ गए और इनकी इज्जत जो है उस पर तो अब हरफ आएगा, ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि काजी फाइज ईसा साहब जितने फैसले कर रहे हैं उनके पीछे गवर्नमेंट है। तो ये एक हैरानकुन सी बात थी और जब मैंने भी देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। उसके बाद जैसे काजी फाइज ईसा साहब ने खिताब किया कौमी असम्बली से, बल्कि लाइव वो पूरे पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ उर्दू बोली और देखी जाती है, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद है, पूरी दुनिया ने उनकी गुफ्तगू सुनी और उनकी बड़ी बैलेंस गुफ्तगू थी। एक तो उन्होंने ये तासुर ख़त्म कर दिया, ज़ाहिर करने की कोशिश की कि मैं यहाँ पे सिर्फ 50 एनिवर्सरी जो है आइन की उसके लिए आया और मैं किसी पॉलिटिकल डिबेट के लिए नहीं आया, और मुझे ये बताया गया था कि यहाँ पे किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, लेकिन मैं जब यहाँ पे बैठा तो सियासी गुफ्तगू की गई, लेकिन इस सियासी गुफ्तगू का मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और कल को यही लोग होंगे जब मेरे पास आएंगे तो हो सकता है मैं इनके ख़िलाफ़ फैसले कर रहा हूँ। काजी साहब ने बड़ी स्मार्टली मूव किया इसको और मेरा ख्याल ये है कि ये जो करेक्शन है या ये जो उनकी तरफ से वजाहत है ये बड़ी टाइमली और ये होनी चाहिए थे। लेकिन अब सवाल ये है कि काजी फाइज ईसा साहब जैसे समझदार आदमी इनके ट्रैप में, सियासतदानों के ट्रैप में आए कैसे, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो हम कोशिश करेंगे कि आज के वीलॉग में हम खोलें। पहली बात तो ये है कि काजी फाइज ईसा साहब क्योंकि एक डेमोक्रेटिक ख़ानदान के साथ उनका ताल्लुक़ है, इनके वालिद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बड़े करीबी साथी थे। उस वक्त जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उसके सिर्फ 19 मेंबर होते थे जो फाउंडिंग मेंबर थे, जो उनके आप ये समझे कि बड़े मेंबर थे, उनमें से काजी फाइज ईसा साहब के वालिद उसमें शामिल थे और वो पूरे बलोचिस्तान से वाहिद मेंबर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के उस वक्त, उस ज़माने में। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बहुत करीब थे, इन्होंने बलोचिस्तान को और खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में बड़ा मेन किरदार अदा किया था और ये उनके साहबजादे हैं और हर लिहाज से इंतहाई पढ़े लिखे ऑनेस्ट काजी फाइज ईसा साहब हैं। और जब इनके खिलाफ एक रेफरेंस बनाया गया तो पाकिस्तान के अंदर हर शख्स ने उसकी मुखालफत की थी और कहा था कि काजी फाइज ईसा साहब के साथ बड़ी जाती। तो काजी फाइज ईसा साहब हर वो जगह जहाँ पे जमहूरियत की बात की जाए, जहाँ पे आइन की बात की जाए, जहाँ पे इंसानी हकूक़ की बात की जाए, जहाँ पे बराबरी की बात की जाए, जहाँ पे मिनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान के तादाद में कम पाकिस्तानी है उनके बारे में बात की जाए, तो काजी फाइज ईसा साहब उस फोरम पे पहुँचते भी हैं या उसके लिए ख़त ज़रूर लिखते हैं या उसके लिए अपना पैगाम ज़रूर भिजवाते हैं। तो ज़ाहिर जब आइन की 50वीं सालगिरह थी और गोल्डन जुबली थी तो उस पर ज़ाहिर काजी फाइज ईसा साहब इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहते थे। लेकिन इस तरफ आने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये इनिशिएटिव किसका था। ये इनिशिएटिव स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अहमद साहब का था। इन्होंने जब सबको इनवाइट किया तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को भी ख़त लिखा और उन सबको दावत दी कि आप 50 एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो इजलास हो रहा है या उसका जो जश्न मनाया जा रहा है उसमें ज़रूर शरीक हों। लेकिन इनमें से सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब वाहिद आदमी हैं जिनका रिस्पांस स्पीकर साहब को आया और काजी साहब ने कहा कि मैं आऊँगा भी और मैं वहाँ पे तकरीर भी करूँगा। लिहाजा इनका आना वो काजी फाइज ईसा साहब की अपनी मर्ज़ी से हुआ और तकरीर भी काजी फाइज ईसा साहब की अपनी ख्वाहिश पे हुई और ये मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनर सर्कल ने बताया। उन सब का ये कहना था कि काजी फाइज ईसा साहब के आने से पार्लियामेंट के वक़ार में बहुत इजाफा हुआ और ये हमारी दिली ख्वाहिश थी कि सारे जजेस रात थे वो आते, लेकिन बहरहाल बाकी जजेस यहाँ पे तशरीफ़ नहीं लाए, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब ने अपने पूरी जो लॉ और जस्टिस की जो पूरी फैकल्टी है उसकी नुमाइंदगी की और ये इससे पार्लियामेंट के वक़ार में इजाफा हुआ।
ये हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नैरेटिव ठीक हो, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के आने से काजी फ़ायज़ ईसा साहब के वक़ार में फ़र्क पड़ा है। और जो इनके खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, वो अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ना आते तो शायद ये नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को ज़ाहिर है थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए थी, क्योंकि जब इतनी पोलराइजेशन हो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इनका जो ग्रुप है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा हो कि गवर्नमेंट इनके पीछे है या ये गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ ही काजी फ़ायज़ ईसा साहब का उस दौरान पार्लियामेंट के अंदर आ जाना, फिर ट्रेजरी बेंच पे बैठ जाना, फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ बैठ जाना, फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब की तकरीर के बाद इनकी तकरीर का होना, तो उससे बहुत से सवालिया निशान पैदा हुए हैं और काजी फ़ायज़ ईसा साहब के वक़ार को उससे धचका लगा। अगर काजी साहब ना आते तो ज़्यादा बेहतर होता। वो अपना पैगाम रिकॉर्ड करवा के भिजवा सकते थे, अपना एक बयानिया जारी कर सकते थे आइन के ऊपर, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। बहरहाल इसको मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ काजी फ़ायज़ ईसा साहब को पार्लियामेंट में ले आई, बल्कि उनसे तकरीर भी करवा दी, और फिर जो तालियां वहाँ पे बजाएगी वो भी आपके सामने। तो इसे अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी और काजी फ़ायज़ ईसा साहब की नाकामी तो मैं नहीं कहूँगा, ज़ाहिर है काजी फ़ायज़ ईसा साहब का मर्तबा बहुत ज़्यादा है, बुलंद है, मैं उनके किसी एक्ट को नाकाम तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब थोड़े से लूज़र ज़रूर साबित हुए हैं। इनको ये नहीं करना चाहिए था। बहरहाल जो हो गया बेहतर हो गया। अब आने वाले दिन बताएगा कि इनके फ़ैसले जो हैं क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूट करते हैं या नहीं करते। अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने दबंग फ़ैसले किए जिस तरह वो माजी में करते रहे, तो इनका यहाँ आना उससे इनकी इज़्ज़त में इजाफा होगा कि कितने दबंग आदमी हैं कि पार्लियामेंट में भी गए, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पीडीएम गलत थी, वहाँ पे काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने फ़ैसला करके साबित किया कि मैं असम्बली में आ भी जाऊँ, मैं तकरीर भी कर लूँ, तो हुकूमत को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। और अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने लाइन लगा दी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसलों की, तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जश्न मना ली है या पीडीएम जश्न मना रही है कि हम काजी फ़ायज़ साहब को पार्लियामेंट में ले आए थे, उसका फिर पीडीएम को बहुत नुकसान होगा। फिर ये काउंटर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये सारी अचीवमेंट और ये जो तालियां हैं, इसका पीडीएम को नुकसान हो जाएगा। तो इसके बाद हम एक दूसरे इशू की तरफ आते हैं। पीडीएम की तरफ से मुतालबा किया जा रहा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आप एक फुल कोर्ट बनाएं, वो फैसला करे कि जो 4 अप्रैल का फैसला था या उससे पहले 1 मार्च का जो फैसला था वो 3/2 का था या वो 4/3 का था। तो उसके लिए ज़ाहिर है एक मुतालबा किया जा रहा था हर तरफ से, और इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से भी मुतालबा किया जा रहा था, लेकिन चीफ जस्टिस साहब नहीं मान रहे थे। लेकिन अब वहाँ पे एक तब्दीली आई, बल्कि 2 तब्दीलियाँ आई। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से और उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से अंदिया दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि हम मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं, और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी यही चाहती है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी यही चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। तो ये एक झंडी सफ़ेद लहराई गई है दोनों साइडों से, और एक पैगाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दिया गया है। किस तरह दिया गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक पैगाम बहरहाल कन्वे हुआ है कि हम मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी अपने हॉर्सेस होल्ड कर लेनी चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है शायद इतनी स्पीड से ना चल सके जितनी स्पीड से पीटीआई को तवक्को है, क्योंकि एक अंदिया दिया गया सुप्रीम कोर्ट को कि अब हम सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं ज़हन में रखिएगा कि कल गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन को 4 अप्रैल के फैसले की रोशनी में 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने थे, लेकिन कल ज़ाहिर 21 अरब रुपए नहीं दिए गए, और उसके बदले में गवर्नमेंट इस सारे इशू को कौमी असम्बली में लेगी और वहाँ पे अब पार्लियामानी कमेटी के हवाले कर दिया गया। और पार्लियामानी कमेटी का अगला जो इजलास है वो ज़ाहिर तरह ताख़ीर के साथ होगा, जुमेरात को होगा, फिर उसके बाद उसकी अगली तारीख होगी। और गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि वो इस पूरे सारे प्रोसेस को 10 दिन खींच के ले जाए। अब सवाल ये है कि 10 दिन क्यों खींचेगी गवर्नमेंट? उसकी मेन रीज़न ये है, कल ही जॉइंट सेशन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो अख्तियारात 184(3) के तहत उनको मिनिमाइज़ करने का बिल जॉइंट सेशन में पास किया गया। उससे पहले ज़ाहिर सदर साहब ने इस बिल को मानने से इनकार कर दिया था। अब जॉइंट सेशन के बाद ये बिल दोबारा सदर साहब के पास जाएगा, तो 10 दिन के अंदर अंदर इस बिल की अप्रूवल हो जाएगी। अगर सदर साहब अप्रूव कर देते हैं ठीक है, नहीं करते तब भी इसकी अप्रूवल हो जाएगी। तो इस तरफ से गवर्नमेंट जो पूरी कोशिश कर रही है कि इस प्रोसेस को 10 दिन तक लटकाए, ताकि जब ये बिल कानून बन जाए और ये पास हो जाए तो उसके बाद फिर अपील की जाए, क्योंकि इससे अपील का हक मिल जाएगा। और जब अपील से हक मिलेगा तो ज़ाहिर नया बेंच बनेगा, और उस बेंच में गवर्नमेंट फिर बहुत सारे नए कवानीन के तहत कुछ नई प्लीज़ ले सकती है, तो उससे गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाएगा। तो 21 अरब नहीं दिए गए,
पार्लिमानी कमेटी में चला गया इशू, गवर्नमेंट 10 दिन तक इसको घसीटना चाहती है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये मैसेज दे दिया गया कि हम अब मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पे भी बहुत जल्दी तौहीन अदालत का इशू स्टार्ट नहीं होगा। और सेकेंडली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नरमी का मुजाहरा ये किया गया कि उन्होंने फुल कोर्ट तो नहीं बुलवाया लेकिन फुल कोर्ट मीटिंग का फैसला कर लिया। अब फुल कोर्ट मीटिंग क्या होती है? फुल कोर्ट मीटिंग ये होती है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो तमाम जजेज़ हैं वो एक कमरे में बैठ के ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें करके कुछ चीज़ें सेटल कर लेंगे। तो ये पेशरफ्त है फुल कोर्ट बेंच की तरफ। उसका पहला मरहला है कि उससे पहले एक फुल कोर्ट मीटिंग होगी जिसमें तमाम जजेस बैठेंगे और बैठ के कोई एक मुत्तफ़िका लाहे-अमल तय करेंगे कि आने वाले दिनों में उन्होंने सियासी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर क्या बात करनी है और किस किस्म के केसेस लेने हैं। तो ये अच्छी पेशरफ्त है। फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है, साथ मुज़ाकरात का अंदिया दे दिया गया है। तीसरा 10 दिन का एक ग्रेस पीरियड मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे देगी सियासतदानों को, और अब ये मामलात रिज़ाल्व की तरफ जा रहे हैं और ये बड़ी खुशाइंद बात है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के बेहतरी के दिन आ रहे हैं अगर इमरान खान साहब ने कोऑपरेट किया। अब तीसरी इशू की तरफ आते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये अब होंगे कैसे, क्योंकि पीडीएम और पीटीआई की तरफ से जो मुज़ाकरात का अंतिया दिया गया अब वो मटीरियलाइज होने लगा। इसके रूह रवां आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मामला तय करवाए और पीडीएम को भी तैयार किया और उस तरफ से इमरान खान साहब को भी तैयार किया। अब इसका जो पहला मरहला है उसमें पीटीआई के 9 एमएनए जिनका ताल्लुक सिंध के साथ है उन्हें कौमी असम्बली में आने की इजाज़त दे दी जाएगी और वो अपोजिशन के बेंचेस पे बैठेंगे। ये पहला मरहला है। और इसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें बड़े लीडर्स जो पीडीएम के हैं वो शामिल होंगे और यूसुफ गिलानी साहब उस कमेटी को हेड करेंगे। और ये कमेटी दावत देगी इमरान खान साहब को कि हम आने वाले इलेक्शंस के लाहे अमल के लिए आपके साथ बैठना चाहते हैं। और जब ये एक मैसेज उनको कन्वे किया जाएगा तो उसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से भी एक कमेटी बना दी जाएगी जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब शामिल होंगे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब शामिल होंगे, जिसमें असद कैसर साहब शामिल होंगे, जिसमें असद उमर साहब शामिल होंगे और शायद शीरी मज़ारी साहिबा भी शामिल हो। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि शीरी मज़ारी साहिबा इमरान खान साहब के पैनल में, उनकी कमेटी में शामिल ना हो, क्योंकि सबका ख्याल ये है कि जब वो बैठेंगी तो फिर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे। बहरहाल इस तरफ से भी कुछ लोग तैयार हो जाएंगे और इस तरफ से भी तैयार हो जाएंगे। तो पहली मीटिंग मेरा ख्याल है ईद से पहले पहले या 15 अप्रैल के आगे पीछे हो जाएगी। और अगर ये मीटिंग हो गई तो उसके बाद पेशरफ्त होगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब सबोटाज कर देंगे उन मुज़ाकरात को, किसी कंक्लूजन की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट तो तैयार थे लेकिन इमरान खान साहब तैयार नहीं हुए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको चलते चलते ये भी बता दूँ कि ये जो मुज़ाकरात का सारा अमल है ये आसिफ अली ज़रदारी साहब ने स्टार्ट किया है। मियां नवाज शरीफ साहब की शर्त ये है कि अब अगर मुज़ाकरात करने हैं तो हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएगा, दूसरे लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस आएंगे, तो फिर ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इस पे इमरान खान साहब को कोई एतराज़ नहीं है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है मुज़ाकरात के मामले में। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब से कोई रब्ता ना किया जाए, लेकिन मौलाना को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मेरा ख्याल है मौलाना आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात ज़्यादा देर तक टाल नहीं सकेंगे और अब बहरहाल मुज़ाकरात होने शुरू हो गए।